नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ज्ञान अड्डा पे। मैं हूं शेफाली और डिस्कशन करने वाले हैं सीओपी 26 के बारे में। तो चलिए समझते हैं कि सीओपी 26 क्या है और ये चर्चा में क्यों है। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि पीडीई का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप करंट अफेयर डील कर रहे हैं इस वक्त। मैं आपको करंट अफेयर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ। पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट, जो कि यूजीसी नेट का पेपर 1 का बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो चलिए समझिए क्या है, चर्चा में क्यों है। सबसे पहले तो ये समझिए, तो 31 अक्टूबर से 12 नवंबर के बीच में क्या हो रहा है, सीओपी 26 का आयोजन हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन इसको बोलते हैं। सीओपी का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26। ये मीटिंग 1994 से लगातार होती आ रही है और इस बार इस मीटिंग का जो आयोजन है, मेजबानी है, बोली मेजबानी कौन कर रहा है, यूनाइटेड किंगडम कर रहा है। यूके में इस बार आयोजित की गई है इस बार का जो सीओपी 26 है। इससे पहले मतलब इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने से पहले इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, याद रखिएगा, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी ने पृथ्वी की जलवायु पर एक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित की थी। मूल्यांकन रिपोर्ट किसने प्रकाशित की थी? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। पृथ्वी की जलवायु पर इन्होंने एक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिस रिपोर्ट में उन्होंने किस बारे में हाईलाइट किया था? उन्होंने हीट वेव के बारे में हाईलाइट किया था, सूखा यानी कि ड्रॉट के बारे में, और अत्यधिक वर्षा, बारिश बहुत ज्यादा होती है उसके बारे में, और समुद्र के स्तर में जो वृद्धि होती है उसके ऊपर में प्रकाश डाला था। ठीक, उसके बाद में ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई। इस मीटिंग के अंदर में क्या कुछ चीजें निकल के आई हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ प्लेज लिया हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। क्या प्लेज है इसको आप समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे पहला जो प्लेज लिया हुआ है वो क्या है? रेजोल्यूशन बोल सकते हैं या प्लेज बोल सकते हैं कि इंडिया जो है वो इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा क्या? नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट तक 2030 तक। कब तक बढ़ाएगा? 2030 तक। क्या बढ़ाएगा? नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी कितने तक बढ़ाएगा? 500 गीगावाट तक। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो लिया था क्या कि 2030 तक 50% इंडिया विल मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रीन्यूएबल एनर्जी, मतलब कि एनर्जी का जो स्रोत है 50% वो रीन्यूएबल एनर्जी का यूज करके वो अपनी रिक्वायरमेंट को मीट अप करेगा 50% तक की। तो ये टारगेट कब तक अचीव किए जाने के लिए इन्होंने प्लेज लिया हुआ है? 2030 तक। बात करें तीसरा क्या बोलता है, इंडिया विल रिड्यूस द टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन बाय 1 बिलियन टन फ्रॉम नाउ टू 2030। 2030 तक इंडिया ने जो टोटल प्रोजेक्टेड, मतलब कि टोटल जो कार्बन इमिशन, कार्बन का उत्सर्जन होगा इंडिया के अंदर में, वो 1 बिलियन टन तक रिड्यूस कर देगा। एक बड़ा अमाउंट है, 1 बिलियन टन तक रिड्यूस कर देगा टोटल जो प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन है उसके अंदर में रिड्यूस करने की बात हो रही है। कब तक ये टारगेट अचीव किए जाने की बात हो रही है? 2030 तक 1 बिलियन टन। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, इसलिए डेटा आपको याद रखना है। अगला क्या है, प्लेज लिया है 2030 तक इंडिया विल रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी बाय 45%। तो कार्बन इंटेंसिटी को, जो हमारे इकोनॉमी के अंदर में जो कार्बन इंटेंसिटी का, कार्बन की जो तीव्रता है, कार्बन की जो तीव्रता है उसको रिड्यूस कर देगी कितना? 45% तक। ठीक, 2030 तक का ये भी टारगेट लिया है। पहले ये टारगेट कितना इंडिया ने लिया था कि 35% तक हम कम करेंगे, अब इसको बढ़ा दिया गया है और बोला है कि कार्बन इंटेंसिटी को 2030 तक 35% से बढ़ा करके 45% तक हम रिड्यूस करेंगे। पांचवा बहुत ही महत्वपूर्ण टारगेट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझने वाला भी बात है। ये क्या है कि 2070 तक इंडिया अचीव करेगा क्या? नेट जीरो का टारगेट अचीव करेगा। अब नेट जीरो क्या है? नेट जीरो है ये कि net zero refers to balance where emission of greenhouse gas are offset by absorption or an equivalent amount from the atmosphere। मतलब आप जितना उत्सर्जन करेंगे ग्रीन हाउस गैसेस का, आप ग्रीन हाउस गैसेस का जितना उत्सर्जन करोगे वो आपका जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, जो आपका पर्यावरण है, उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो एक तरफ तो ग्रीन हाउस गैस इमिट हो रहा है और दूसरी तरफ वो जो गैसेस हो रही है वो ऊपर नहीं जा रही है, ऊपर की लेयर्स पे, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, बाकी के लेयर्स में जाकर के आपका वो वातावरण को दूषित नहीं कर रहा है। क्यों क्लाइमेट को दूषित क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो आपके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसमें वो गैसेस एब्जॉर्ब हो जा रही हैं। तो इसके लिए बहुत सारे पेड़ लगाए जाएंगे, कार्बन को इमिशन को कम किया जाएगा, बहुत सारी और भी चीजें इसमें करी जाएंगी, टारगेट्स जो भी है अचीव किए जाएंगे। इसमें बहुत सारे बोल सकते हो कि प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? नेट जीरो टारगेट। जो इमिशन होगा ग्रीन हाउस गैस वो एकदम जीरो हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रीन हाउस गैस जैसे ही इमिट होगा वो एटमॉस्फेयर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हम पेड़ वेड़ लगा करके बाकी चीजों को करके उसको बैलेंस कर देंगे, न्यूट्रल हो जाएगा, नेट जीरो हो जाएगा। एक्सपर्ट क्या बोलते हैं? एक्सपर्ट सेट नेट जीरो टारगेट्स एज ए क्रिटिकल मेजर टू सक्सेसफुली टैकल
क्लाइमेट चेंज एंड इट्स डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंस। जो एक डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंस होता है ना, एक भयावह परिणाम होता है, क्लाइमेट चेंज का एक भयावह परिणाम होता है, उससे कहीं ना कहीं टैकल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपर्ट्स ने बोला है कि नेट जीरो जो टारगेट है बहुत ही क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है, और सक्सेसफुल तरीके से अगर हमने इसे अपना टारगेट अचीव कर लिया तो क्लाइमेट को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। जो इकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल जो डायवर्सिटी है उनको बहुत ज्यादा हम संरक्षित कर सकते हैं। अब देखिए कि टॉप 3 इमिटर्स ने क्या प्लेज लिया हुआ है, मतलब कि ऐसे टॉप 3 कंट्रीज जो सबसे ज्यादा कार्बन जो गैस है उनका उत्सर्जन करती है, उन्होंने क्या क्या कौन कौन सा प्लेज लिया हुआ है। तो सबसे पहले तो ये समझिए इंडिया ने क्या लिया हुआ है, टॉप 3 मीटर्स में से इंडिया भी है। तो इंडिया ने क्या प्लेज लिया हुआ है, सबसे बड़ा प्लेज कि 2070 तक हम क्या कर देंगे कि कंट्री की जो इकोनॉमी है विल बिकम कार्बन न्यूट्रल हो जाएगी, कार्बन न्यूट्रल हो जाएगी 2070 तक, 2070 तक, 2070 तक हो जाएगी। चाइना ने कोई भी नया टारगेट नहीं लिया है, चाइना ने बोला कि भैया हमारा जो 2000 पहले वाला टारगेट था, चाइना ने भी ये टारगेट लिया था नेट जीरो का और बोला था कि 2060 तक हम इसको अचीव करेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या बोला है, यूनाइटेड स्टेट्स ने जो रेजोल्यूशन लिया है ये कि द यूएस टाउटेड डोमेस्टिक लेजिस्लेशन टू स्पेंड $555 billion to boost renewable power and electric vehicles. It has pledged net zero by 2050 तक। सो यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या बोला है कि भैया ऐसा है कि हम रिन्यूएबल पावर में इन्वेस्टमेंट करेंगे और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके आएंगे। भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके आएंगे मतलब डीजल पेट्रोल का कम से कम उत्सर्जन करेंगे, कम से कम यूज होगा, तो डीजल पेट्रोल के माध्यम से जो गैसेस निकलती हैं वो नहीं निकलेंगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज होंगे तो वो आपका जो धुआं से प्रदूषण होता है वो बहुत ज्यादा कंट्रोल हो जाएगा, और इसके ऊपर में वो $555 बिलियन को स्पेंड करने का प्रस्ताव उन्होंने रखा है। साथ ही बोला है कि 2050 तक हम नेट जीरो का जो टारगेट है उसको भी अचीव कर लेंगे। तो ये 3 चीजें इसमें महत्वपूर्ण थी, और आगे समझे ये 3 ही इंपॉर्टेंट था वैसे, लेकिन आगे कुछ और भी चीजें हम समझेंगे कि क्या कुछ है, प्रमुख बिंदु क्या है COP 26 के। इतना समझ में आ गया आपको कि मोदी जी ने क्या टारगेट लिया और इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है। एग्जामिनेशन में इंडिया का पर्सपेक्टिव वाला चीज ज्यादा पूछने का मतलब उस हिसाब से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब समझिए कि प्रमुख बिंदु क्या है सीओपी के अंदर में। तो सीओपी का लक्ष्य पहले समझिए, सीओपी का लक्ष्य क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 का लक्ष्य क्या है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अनुसार COP 26 4 लक्ष्यों को दिशा में काम करना है। 4 लक्ष्य कौन से हैं वो इंपॉर्टेंट है, ये समझना है आपको कि 4 लक्ष्य क्या है। ये है वो 4 लक्ष्य। पहला लक्ष्य क्या है, कोयले के फेज आउट में तेजी लाना है, कोयले के फेज आउट में तेजी लाना है। दूसरा है कि वनों की कटाई को रोकना है, मतलब जो डिफॉरेस्टेशन है, एफोरेस्टेशन को बढ़ावा देना है, मतलब कि वनों को लगाना है और पेड़ों को लगाना है, डिफॉरेस्टेशन को रोकना है। डीजल वाहनों के स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग किया जाना चाहिए, और अक्षय ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा देना है। सोलर एनर्जी में इन्वेस्टमेंट की हम बात बोल रहे हैं। और 2050 तक जो नेट जीरो का टारगेट है ये क्या है, सदी के मध्य तक ग्लोबल नेट जीरो को सुरक्षित करने का तापमान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तापमान को कहां तक 1.5 डिग्री तक रखना है। अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री पर रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देश की महत्वाकांक्षी 2030 उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों पर ध्यान देते हुए जोर दिया जा रहा है कि सदी के शून्य तक पहुंचने के साथ रेखित किया गया हुआ है इन लक्ष्यों को। ये 4 लक्ष्य इंपॉर्टेंट है। क्या लक्ष्य है, कोयले के फेज आउट में तेजी लानी है, वनों की कटाई को रोकना है, डीजल वाहनों के स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करना है, अक्षय ऊर्जा में निवेश करना है। ये आपका जो क्वेश्चन है उस पर पूछ सकता है कि विच इज नॉट ट्रू अबाउट COP 26, ये पूछ सकता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें और हैं कि समुदाय और प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी को आप कैसे प्रिवेंट करना चाहते हैं, कैसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो उसको समझिए कि देश के जो पारिस्थितिक तंत्र है, इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी है या इकोसिस्टम है, उसकी बात हो रही है, उनकी रक्षा के लिए और उनकी पुनर्स्थापना के लिए घर को, मतलब कि जो एनिमल्स हैं, जो पशु है, पक्षी है, उनके लिए घर, उनके लिए आजीविका मतलब लाइवलीहुड, खाना पीना, बाकी चीजें, यहां तक कि जान माल के नुकसान से बचाने के लिए उनके लिए रक्षा, चेतावनी प्रणाली और लचीला बुनियादी ढांचा एवं सतत कृषि यानी कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का निर्माण करके हम सभी लोग मिलकर के काम करेंगे। मतलब कि जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, वित्त को जुटाने की बात हो रही है, मतलब कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात हो रही है, फाइनेंशियल सिक्योरमेंट की बात हो रही है। कैसे आप वित्त को जुटाएंगे, जितने भी विकसित देश है, डेवलप्ड कंट्रीज है, उनको हर वर्ष जलवायु वित्तीय वर्ष में कम से कम $100 बिलियन
100 बिलियन अमेरिकी डॉलर को जुटाने का अपना वादा पूरा करना चाहिए। ये वादा बहुत पहले ही लिया गया था कि 100 बिलियन जो अमेरिकन डॉलर है जलवायु वित्त के लिए हम विकसित जो देश है, डेवलप कंट्रीज है, उनको जुटाएंगे। मिलकर लक्ष्य को पूरा करना है। COP 26 के अंदर में महत्वपूर्ण कार्य जो पेरिस नियम पुस्तिका के अंतिम रूप देने की बात बोली गई है। तो पेरिस नियम, पेरिस का एक पूरा आपका जो बहुत बड़ा क्लाइमेट का मीटिंग हुआ था, समिट हुआ था, उसमें पेरिस नियम पुस्तिका बनी थी। तो क्लाइमेट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे प्रिजर्व करना है, क्या टारगेट्स होनी चाहिए, सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है, पहले से सब कुछ तय है। तो बोला गया है कि जो हमने वो सब कुछ तय किया हुआ है उसको अंतिम रूप दीजिए, उसको इंप्लीमेंटेशन करना है और पेरिस नियम पुस्तिका है उसको पूरा अचीव करना है, हमने जो एक टारगेट लिया था। आगे क्या है इसमें, नेता। नेता का मतलब क्या कि जो भी बड़े बड़े कंट्रीज इसमें शामिल हैं, तो नेता विस्तृत नियमों की एक सूची तैयार करने के लिए मिलकर काम करेंगे जो पेरिस समझौते को पूरा करने में सहायक होगा। जो हमारा एक पेरिस एग्रीमेंट था क्लाइमेट के ऊपर में, उसको उसमें सहायक होगा। जो बड़े बड़े लीडर्स हैं एक बैठ करके अच्छा डिस्कशन करें और उसमें क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या बेहतर इनपुट दे सकते हैं, उसको समझिए। भारत के लिए कुछ सुझाव भी दिया गया है। तो भारत के लिए सुझाव दिया गया है तो वो हमें पढ़ना पड़ेगा कि भारत के लिए क्या कुछ सुझाव दिया गया है। COP 26 के अंदर में भारत को बोला गया है कि अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी कि एनडीसी को अपडेट करिए। एनडीसी को अपडेट करिए, एनडीसी का मतलब क्या, एनडीसी का मतलब क्या, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान। मतलब कि एनडीसी क्या बोलता है कि राष्ट्रीय उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रत्येक देश द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों का विवरण देता है। एनडीसी क्या है, हर एक जो राष्ट्र है, हर एक जो कंट्री है, उनको एक टारगेट दिया गया है कि आप इतना उत्सर्जन कर सकते हैं। तो आप अपने टारगेट को बैलेंस करने का एक कोशिश करिए। आपको ये मतलब ये एडवाइस दिया गया कि भैया आपका जो टारगेट है हर एक देश को मिला है कि आप हर एक व्यक्ति इतना कार्बन का इमिशन कर सकता है या इतना अलाउड है, आपकी कंट्री में ओवरऑल कार्बन इमिशन इतना अलाउड है, तो आप उसको मेंटेन करिए। आगे क्या लिखा हुआ है कि विकास के लिए सेक्टर आधारित योजनाओं की जरूरत है। डेवलपमेंट के लिए आप देखिए कि आप कौन सी सेक्टर आधारित योजनाएं को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ला सकते हैं। आगे क्या एडवाइस दिया गया है कि बिजली, परिवहन माने कि इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्टेशन क्षेत्र में डीकार्बोनाइजेशन मतलब कि कम से कम कार्बन का उत्सर्जन हो, उसी को बोलते हैं क्या, डीकार्बोनाइजेशन। और प्रति व्यक्ति मील कार्बन को सीमित करने की जरूरत है कि हर एक व्यक्ति मतलब जो आपने डिसाइड किया है कि हर एक पर्सन कितना कार्बन का उत्सर्जन कर सकता है, उसको और थोड़ा सीमित करने की आवश्यकता है। और इलेक्ट्रिसिटी और जो आपके ट्रांसपोर्टेशन क्षेत्र है उनमें डीकार्बोनाइजेशन आप करिए। ये पीडीएफ आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगी, नीचे इंग्लिश में भी है, मैं आपको हिंदी में समझा रही हूँ। बाकी आपको ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी, तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल से जुड़े हो। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर बिल्कुल कर दीजिएगा। पहली बार देख रहे हैं तो हमसे जुड़िए, मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम पे, वहां से आप देख लीजिएगा। कोयला क्षेत्र को क्या करना है, रूपांतरित करना है। कोल सेक्टर को रूपांतरित करिए और गंभीर रूप से विचार करिए, क्योंकि कोल के माध्यम से बहुत ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन होता है, जिससे हमारा क्लाइमेट जो है बहुत ज्यादा दूषित होता है। अभी समझिए कि सीओपी क्या है। सीओपी क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, सीओपी का फुल फॉर्म है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत, जिसका गठन 1994 में किया गया था, 1994 में किया गया था। तो यूएनएफसीसीसी की स्थापना वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को स्थिर करने के लिए की गई थी। मतलब ग्रीन हाउस गैस की जो सांद्रता है, जो इमिशन है, जो ग्रीन हाउस गैस जो इफेक्ट है, उसको स्थिर करने के लिए, उसको स्टेबल करने के लिए सीओपी का गठन किया गया था, जिसमें बहुत सारे देश शामिल थे। अब क्या है इसके अंदर में, सीओपी के अंदर में मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के अंदर में जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला प्राधिकरण है। इनके जो सदस्य राज्य हैं उनको जिम्मेदारी दी गई हुई है और वही होते हैं जो जिम्मेदारियों की सूची तैयार करते हैं। सदस्य राज्य कौन है, 180 के आसपास है, अभी देख लेंगे कितने हैं। जलवायु परिवर्तन को कम करने का उपाय खोजना है। क्या काम है सीओपी के अंदर, क्या काम होता है सीओपी के अंदर, सबसे पहले ये काम होता है कि जो आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको किस तरीके से आप क्या उपाय खोज सकते हैं, उस पर डिस्कशन करिए। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को अनुकूल हेतु तैयारी करिए। मतलब कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको पॉजिटिवली आप कैसे चेंज कर सकते हैं, पॉजिटिवली कैसे आप ला सकते हैं, उस पर आप प्रिपरेशन करिए। जितने भी इसमें 180 देश शामिल हैं, सभी मिल करके करिए। और खासतौर पर जो विकसित देश है, जो ज्यादा कार्बन को उत्सर्जित कर रहे हैं, उनका ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंस है या उनका ज्यादा इसमें रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब आगे क्या है कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित शिक्षा, मतलब लोगों को अवेयर करिए, शिक्षित करिए कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है। प्रशिक्षण, ट्रेनिंग भी दीजिए, जरूरत पड़े तो ट्रेनिंग भी दीजिए। और जन जागरूकता, अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप बढ़ावा दीजिए। आगे क्या बोला गया हुआ है, बैठक के बारे में बात करें तो 1994 में इसका गठन हुआ और हर साल मतलब 1995 से हर साल बैठक होती है। इस बार बैठक कहां हो रही है, यूके में हो रही है। यूएनएफसीसीसी में भारत, चीन, अमेरिका सहित
198 दल शामिल हैं। पहले 175 थे, फिर बढ़ते बढ़ते 198 हो गए, अब 198 दल शामिल है। आगे देखो, इसकी बैठक सामान्यतः बॉन में होती है जब तक कि कोई भागीदारी सत्र की मेजबानी करने के लिए पेशकश नहीं करता। जब तक कोई ये ना कहे कि भैया इस बार मीटिंग हमें अपने देश में अपनी जगह पे करनी है, तब तक जो है इसकी मीटिंग बॉन के अंदर में होती है। अध्यक्षता की बात करें तो रोटेशनल होता है अध्यक्ष, कोई फिक्स अध्यक्ष नहीं होता है। इसमें देखिए क्या है कि सीओपी अध्यक्ष का कार्यालय आमतौर पर पांच संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय समूह, अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, मध्य एवं पूर्व यूरोपीय तथा पश्चिम यूरोपीय व अन्य के बीच में चक्रीय रूप से घूमता है। कभी कोई होता है, कभी कोई होता है, चक्रीय रूप से घूमता है इन्हीं के बीच में। अध्यक्षता आमतौर पर उस देश के पर्यावरण के जो मंत्री होते हैं, पर्यावरण मिनिस्टर जो होते हैं, वो करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ इंग्लिश में मिल जाएंगी, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, की पॉइंट्स आप देख लीजिएगा। और जो इसमें टारगेट दिया गया है, टारगेट्स काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे बहुत एकदम प्रिसाइजली इसमें टारगेट्स को अचीव किया हुआ है, ये सारा आप एक बार पढ़ लेना। कोई क्वेश्चन है? अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि 450 गीगावाट बाय 2050 तक क्या करने वाले हैं, इंडिया ने अनाउंस किया है 450 गीगावाट हम इंस्टॉल करना चाहते हैं। क्या? रीन्यूएबल एनर्जी का टारगेट जो लिया हुआ 450 गीगावाट तक लिया हुआ है। बुक में आप पढ़ोगे तो आपको 300 मिलेगा, लेकिन अपडेटेड कितना है? 450। आई होप कि आपको समझ में आएगा। आज का सेशन आपको इंपॉर्टेंट लगा, इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना। चैनल में पहले अगर जुड़े हो, पहले हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लाते हैं। बाकी 9 बजे की क्लास हमारी रहेगी ही रहेगी। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, गेट सक्सेस, टाटा, गुड बाय। पीडीएफ आप जरूर से पढ़ लेना एक बार डिटेल में, टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगी। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो जरूर से इस वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसके अलावा और भी जो इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर्स है पीडी से संबंधित या और भी हायर एजुकेशन से, तो मैं आपको शेयर करती रहूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टाटा।